नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 कक्षा 10वीं विज्ञान। इस अध्याय में अध्याय 3 में हमारे जो है 3 भाग हो चुके हैं। आज भाग 4 की हम बात करेंगे। भाग 4 में आज हम भाग 4 को पढ़ेंगे। भाग 4 में हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति। देखो, हमने इसके पहले पढ़ा था कि धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर हमने उनकी एक सीरीज बना दी थी, सक्रियता श्रेणी। उसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि धातुएं प्राप्त कहां से होती है, कहां से आती हुई धातुएं, जैसे लोहा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये आता कहां से है। उसके अलावा समुद्र में भी कुछ लवण पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लवण घुले हुए अवस्था में समुद्र में पाए जाते हैं। किंतु धातुएं कहां से पाई जाती है, तो धातु पाई जाती है पृथ्वी की भूपर्पटी। भूपर्पटी आप समझते हो क्या होता है। भूपर्पटी यानी पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत, ठीक है, जिसको भूपर्पटी कहा जाता है। तो पृथ्वी भी परतों में पाई जाती है, परतों में होती है। इस परत में सबसे ऊपर की परत जो होती है उसको भूपर्पटी कहा जाता है। तो ये धातुएं कहाँ पाई जाती है, भूपर्पटी पर। कहां पर, भूपर्पटी। ये भूपर्पटी में पाई जाती है। और भूपर्पटी में जो धातुएं तत्व और यौगिक के रूप में पाई जाती है, तो तत्वों और यौगिक को क्या कहा जाता है, खनिज। क्या कहा जाता है, खनिज। ठीक है, तो धातुएं खनिज के रूप में मिलती है। किंतु खनिज में एक पर्टिकुलर मैटर, एक विशेष, एक धातु की मात्रा यदि ज्यादा है, किसी खनिज में किसी एक धातु की मात्रा ज्यादा है, तो और यदि उसको निकालना क्या होता है, लाभकारी। धातु की मात्रा खनिज में एक किसी, मान लो लोहा है, ठीक है, लोह खनिज है, तो लोहे के खनिज में लोहे की मात्रा ज्यादा है, तो लोहे की मात्रा ज्यादा है और उसको निकालना क्या होता है, लाभकारी। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अयस्क। ठीक है, क्या कहा जाता है, अयस्क। ठीक है, तो इस प्रकार से धातुएं भूपर्पटी में मिलती है, जो खनिज के रूप में होती है। और किसी खनिज में किसी पर्टिकुलर धातु की मात्रा ज्यादा होती है, जिसको निकालना लाभकारी होता है, उसको बोला जाता है अयस्क। ठीक है, तो इस प्रकार धातुएं जो भूपर्पटी से प्राप्त होती है अयस्क के रूप में। अब यदि हम देखें कि धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण की बात करें हम, तो क्या होता है निष्कर्षण, जो क्या होता है, सबसे पहले तो हमने धातुओं को 3 श्रेणियों में बांट लिया। आपने पता है सबसे ऊपर जो पाई जाने वाली जो धातु है आपकी सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो धातुएं होती है, ठीक है, ये धातुएं क्या होती है, अधिक क्रियाशील, अभिक्रियाशील होती है। ये हमेशा पृथ्वी के अंदर क्या पाई जाएंगी, कभी भी स्वतंत्र नहीं पाई जाती। ये हमेशा खनिज यौगिकों के रूप में पाई जाती है, अयस्क के रूप में हमें मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जो बीच की धातुएं होती है आपकी, जो जिंक है, लोहा है, ठीक है, आपका लेड है, ये धातुएं जो होती है वो ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में मिलेगी हमें। ठीक है, और जो धातुएं सबसे नीचे होती है आपकी सोना, प्लेटिनियम, चांदी, कॉपर, ये जो धातुएं होती है जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती है, जो कम अभिक्रियाशील होती है, ये धातुएं क्या होती है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होती है, क्रिया बहुत कम करती है, इसलिए क्या मिलती है, स्वतंत्र रूप में। सोना, चांदी आपके स्वतंत्र रूप में हमें प्रकृति में मिलते हैं। बाकी के जो धातुएं हैं ये तो हमेशा क्या होती है, किसी यौगिक के फॉर्म में मिलती है, यानी हमेशा कभी भी स्वतंत्र हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अलग अलग सक्रियता श्रेणी बना दी और उस सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही हम धातुओं को अलग करते हैं। ठीक है, तो जो धातुएं मिलती है हमें अयस्क से मिलती है। अब अयस्कों को किस प्रकार से अलग किया जाता है, ठीक है, तो हमने जो सक्रियता श्रेणी थी धातुओं की उसको 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, कम क्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। इस प्रकार से हमने 3 भागों में बांट दिया। और आगे देखते हैं हम किस प्रकार से अयस्क से धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अयस्कों का समृद्धीकरण। ठीक है, अयस्कों से किसे धातु को अलग करते हैं, तो अयस्क जो होते हैं 3 श्रेणियों में बांटा। आपको पता है धातुओं को हमने 3 श्रेणियों में अभी चर्चा हुई हमारी। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो कि अधिक अभिक्रियाशील होती है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो कि बीच में होती है, ठीक है, जो कि सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है, और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो सबसे पहले हम इन निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को देख लेते हैं कि इनका परिष्करण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर सल्फाइड अयस्क होता है, अयस्क के रूप में रहती है। कौन से अयस्क में, सल्फाइड अयस्क के रूप में रहती है। ठीक है, अब सल्फाइड अयस्क के बाद में सल्फाइड अयस्क में रहती है तो भर्जन की प्रक्रिया होती है।
भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा सल्फाइड अयस्क को यानी वायु की उपस्थिति में यदि हम इसको अयस्क को गर्म करते हैं, तो वायु की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करते हैं तो भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वो ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे किस प्रकार से बदलता है। हम देखते हैं मरकरी का सिनाबार। ठीक है, मरकरी जो होता है वो सिनाबार के रूप में रहता है। ठीक है, सूत्र इसका किस प्रकार से है, इसका देखते हैं हम। ये रहता है HgS, ये सल्फाइड, मरकरी के साथ सल्फाइड HgS प्लस 3O2 2HgS। उसके बाद में उसको क्या किया हमने, इसका तापन किया। ठीक है, तापन करने के बाद ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया 2HgO प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, यहाँ पर हमने लिया था ये सल्फाइड के रूप में था। ठीक है, सल्फाइड अयस्क, फिर इसको हमने वायु की उपस्थिति में गर्म किया, भर्जन की प्रक्रिया। ठीक है, भर्जन की प्रक्रिया होती है ये। ठीक है, तापन, हम वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं, उसका तापन करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, क्या हो जाता है, सल्फाइड से अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। अब ऑक्साइड को अपन और गर्म करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड को हम और तापन करते हैं। ये तापन किया हमने इसका, और तापन करने से बन जाता है 2Hg मरकरी प्लस O2 ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये Hg मिल गया, मरकरी हो गई। मरकरी अलग सल्फाइड के रूप में थी। ठीक है, तापन किया और ये हमें मरकरी मिल गई। तो इस प्रकार से हम निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसका उसको प्राप्त करने के बाद भी ये शुद्ध नहीं होती पूरी तरीके से, इसका किया जाता है परिष्करण। ठीक है, क्या किया जाता है, परिष्करण किया जाता है। मतलब ये धातु तो मिल गई आपको, ये धातु मिल गई, भर्जन के बाद धातु मिल गई, लेकिन उसका परिष्करण करना जरूरी होता है। उसको अभी उसमें अशुद्धियां रहती है, तो परिष्करण हम आगे देखेंगे, इसके जो दूसरा भाग होगा उसमें देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो है वो अयस्क से पृथक की जाती है। अब हम बात करेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की। अब यदि मध्यम अभिक्रियाशीलता की बात करें तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है आपकी आयरन, कॉपर। ठीक है, जो मध्यम अभिक्रियाशीलता दर्शाती है, लेड है, जिंक है। ठीक है, और ये क्या होती है, मध्यम अभिक्रियाशीलता दर्शाती है। तो मध्यम अभिक्रियाशीलता जो दर्शाने वाली जो धातुएं होती है वो किस रूप में होती है, वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में और सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है। ठीक है, यहाँ पर निम्न अभिक्रियाशीलता सिर्फ सल्फाइड अयस्क में और ऑक्साइड में पाई जाती थी। ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क को क्या किया जाता है कि कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि के द्वारा, और सल्फाइड को अभी आपने देखा भर्जन, तो सल्फाइड को भर्जन अभिक्रिया के द्वारा किसमें बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, धातु ऑक्साइड में। तो धातु के ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है, क्योंकि ऑक्साइड को धातु, जब वो अयस्क धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा तो उससे धातु को प्राप्त करना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन के द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन प्रक्रिया के द्वारा धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। क्यों बदला जाता है, क्योंकि धातु ऑक्साइड से जो है धातु को प्राप्त करना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए बदला जाता है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये। ठीक, और धातु ऑक्साइड के अधिकतर जो धातु होती है वो ऑक्साइड के फॉर्म में होती है। क्यों, क्योंकि प्रकृति पर प्रचुर मात्रा में ऑक्साइड ऑक्सीजन है। ठीक है, इसलिए ऑक्साइड से वो अभिक्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बना लेती है, धातु का ऑक्साइड बना लेती है। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं इस प्रकार से दो प्रक्रिया द्वारा उनको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसका अपचयन किया जाता है और अपचयन के बाद धातु का शोधन किया जाता है। देखिए किस प्रकार से जो है भर्जन की प्रक्रिया होती है, अभी हमने देखी थी। जैसे हम देखें Zn जिंक, ठीक है, ये पाया जाता है सल्फाइड में। ठीक है, प्लस 3O2 हमने किया उसका तापन। ठीक है, सल्फाइड से बदल गया वो ZnO ऑक्साइड में। ठीक है, ये बदल लिया हमने ऑक्साइड में। H2 प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमने यहाँ पर देखो सल्फाइड को भर्जन की प्रक्रिया, ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, भर्जन की प्रक्रिया। अब भर्जन की प्रक्रिया क्या है, ये धातु जो है सल्फाइड अयस्क को वायु की
अधिकता में वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, यही बात समझ में पूछा जाता है कई बार भर्जन क्या है। तो क्या कहोगे कि धातु के सल्फाइड को या सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, यहाँ बदल गया ऑक्साइड में, ये बदल गया ऑक्साइड में। ठीक, और उसी प्रकार निस्तापन की प्रक्रिया देखते हैं। निस्तापन में क्या होगा कि कार्बोनेट के रूप में रहेगा। ये जैसे ZnCO3 वो कार्बोनेट के रूप में है, इसका हमने किया तापन करने से बन गया ZnO। ठीक है, ये बन गया, और CO2। ठीक है, ये बन गया ZnO CO2। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने निस्तापन की प्रक्रिया के द्वारा इसको किसमें बदल लिया, ऑक्साइड में बदल लिया। ऑक्साइड में बदलने के बाद अब ऑक्साइड में तो बदल दिया हमने, ये बदल लिया यहाँ पर धातु ऑक्साइड में। ठीक है, ये बदल गए धातु ऑक्साइड। ठीक, अब इस धातु ऑक्साइड जो है धातु अपचयन होगा, इसका क्या होगा, अपचयन, रिडक्शन। देखते हैं अब कैसे होता है। ये जैसे आपका ZnO प्लस इसको कार्बन के साथ हम गर्म कर देंगे, कोयले के साथ, C फॉर कार्बन, कोयला। ये तापन किया हमने, इसका। ठीक है, तापन करने के बाद ये बन गया आपका Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार से आपको मिल गया Zn, जिंक। ठीक है, मिल गया जिंक, ये जिंक मिल गया। इस प्रकार से हम जिंक को अलग कर लेंगे। ठीक है, उसका फिर शोधन होगा, यानी वही परिष्करण करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को अलग किया जाता है। अब बारी आती है उच्च अभिक्रियाशील धातुओं की। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को किससे अलग किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील जो धातुएं होती है उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उनका क्या बनाया जाता है, गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। यानी वो जो धातुएं होती है जो उच्च अभिक्रियाशीलता दर्शाती है, जैसे आपकी पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये जो धातुएं होती है इनको हम जो है कोयले, कार्बन के साथ अपघटन से प्राप्त नहीं कर सकते। इनका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन करने पर क्या करते हैं, विद्युत अपघटन यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये कैथोड पर क्या इकट्ठी हो जाएंगी, कैथोड पर धातुएं इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और एनोड पर हो जाता है क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड के साथ इनका क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ इनका अपघटन करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे धातुएं कैथोड पर इकट्ठा हो जाती हैं, उनको अलग कर लिया जाता है, और एनोड पर क्लोराइड इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार धातुओं को अयस्क से अलग कर दिया जाता है, उच्च अभिक्रियाशीलता दर्शाने वाली धातुओं को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस जो अयस्क है वो अयस्क को तीन भागों में बांटा था, और तीनों भागों को अलग अलग प्रकार से इनका परिष्करण धातुओं का किया जाता है अयस्क के द्वारा। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है, धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। अब जो कुछ बचा हुआ है, अभी हम अगले जो चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो परिष्करण बचा हुआ है उस परिष्करण को देखेंगे, विद्युत अपघटनीय परिष्करण को हम देखेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटनीय अपचयन हमने इधर देखा था, कैसे धातु का अलग किया जाता है उच्च अभिक्रियाशील धातु को। अब हम जो हमारा बचा हुआ विद्युत अपघटनीय परिष्करण और भी कुछ चीजें बच गई है, वो हम अगले भाग में देखेंगे। आज हम इस भाग में इतना ही देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।